रेजांगला में नवंबर की एक बर्फीली रात। ऐसी ठंड जो आपके बदन को चीर कर रख दे। इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी जो वहां तैनात है, उसका कंपनी कमांडर अपनी कंपनी से कुछ कहता है। कंपनी, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आ गए हैं। हमें बोला गया है कि हम अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। इंफॉर्मेशन मिली है कि चाइनीज आर्मी के करीब 2,500 से 3,000 सिपाहियों की एक टुकड़ी हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे कहा गया है कि आज हम अपनी पोस्ट छोड़ दें तो शायद कल हमें दोबारा लड़ने का मौका मिलेगा। वो ऑफिसर एक पल रुकता है, कुछ सोचता है और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं रुकूंगा और रुककर दुश्मन का सामना करूंगा। आप में से जो भी वापस जाना चाहे वो वापस जा सकता है। जो वापस जाएगा उसे ना तो कायर और ना ही भगोड़ा समझा जाएगा, पर मैं आखिरी सांस तक इन चीनियों का सामना करूंगा, इनसे लड़ूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। आपका जो भी फैसला है आप मुझे बता सकते हैं। उस ऑफिसर के पास खड़ा एक सिपाही बोलता है, साहब, मैं भी लड़ूंगा। अगर मैं वापस लौटा तो मैं अपने घर वालों से नजरें कैसे मिलाऊंगा? मैं तो खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मेरा बाप जो कि एक फौजी था वो मुझे गले नहीं लगाएगा। मेरा बेटा मुझसे मिलने से मना कर देगा। साहब, मेरे लिए तो बस विजय या वीरगति। एक एक करके उस कंपनी का हर सैनिक यही बोलता है, साहब, हम भी लड़ेंगे। विजय या वीरगति, विजय या वीरगति, विजय या वीरगति। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोलना शुरू किया जिसने उनके दिलों में एक नया जोश भर दिया। ये था कुमाऊं रेजिमेंट का सिंहनाद, या जिसे अंग्रेजी में बैटल क्राई कहते हैं। कालिका माता की जय, कालिका माता की जय। फिर कुछ देर बाद कंपनी कमांडर अपनी कंपनी से कहता है, मेरे शेरों, हम तो जीते ही विजय या वीरगति के लिए हैं। आज विजय मिलनी मुश्किल है, पर पूरी जान लड़ा देंगे। आज हमारा एक एक जवान चाइना के 10-10 पर भारी पड़ेगा। देश के काम आए तो वीरगति तो मिलेगी ही। भारत माता की जय, कालिका माता की जय। एक बार फिर उस कंपनी के सारे 120 जवान कालिका माता की जय के नारे जोर जोर से लगाने लगते हैं। दोस्तों, ये बात है 18 नवंबर 1962 की, यानी 18 नवंबर 1962 की, जब छल से चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। हम उस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ, इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर दैट बैटल, फॉर दैट वॉर। ना हमारे पास अच्छे विंटर क्लोथिंग थे और ना ही चाइना को टक्कर देने के लिए अच्छे हथियार, आर्म्स एंड एमिनेशन। पर वो एक चीज़ हमारे सैनिकों के पास भरपूर थी जो शायद चाइनीज़ आर्मी के पास नहीं थी। वो था जज्बा, शौर्य, अपनी मातृभूमि और अपनी पलटन के लिए बेइंतहा प्यार। ये बात है रेजांगला की, जो चुशूल के पास स्थित है, जिसे चाइना अवैध या इलीगल तौर से अपना हिस्सा मानता है। रेजांगला जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और एक बेहद ही बर्फीली जगह है, जहां टेम्परेचर्स -20 से -30 डिग्री तक चले जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट के 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी उस पोस्ट की रक्षा कर रही थी और उसके कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर शैतान सिंह भाटी। मेजर भाटी, जिनका जन्म 1924 में एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिताजी भी रॉयल इंडियन आर्मी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके थे। मातृभूमि से प्रेम और देश के लिए मर मिटने का जज्बा शायद मेजर शैतान सिंह में बचपन से ही था। जब चाइना के अटैक की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने उसी पल अपना मन बना लिया था कि वो दुश्मन से लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा था ये भारत माँ का वीर सपूत, जो ना ही खुद लड़ा, पर उसने अपने एक एक सैनिक के मन में इतना जोश भर दिया कि वो 112 सैनिकों की टुकड़ी 2,500 चीनियों पे बहुत भारी पड़ी।
चार्ली कंपनी के सब सैनिक अपनी अपनी पोजीशंस पर तैनात हो गए। थोड़ी देर में उस छावनी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे तैनात सिपाही मेजर शैतान सिंह भाटी से बोला, साहब, चाइना के ट्रूप्स आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। चाइना के करीब 2500 सैनिक दूर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और उनके साथ आर्टिलरी सपोर्ट भी था। जी हाँ, यानी कि पूरा का पूरा तोपखाना भी उनके साथ आगे बढ़ रहा था। अभी भी वक्त था 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के पास वापस लौटने का, पर यह शूरवीर अपनी जगह पे डटे रहे। मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी को ऑर्डर दिया, जब तक दुश्मन क्लोज रेंज में ना आ जाए कोई फायर नहीं करेगा। आई रिपीट, नोबडी फायर्स टिल द एनिमी इज इन क्लोज रेंज। एम आई क्लियर? धीरे धीरे चीनी आगे बढ़ रहे थे। अब उनके और हमारी छावनी के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला रह गया था, फिर आधे किलोमीटर का, फिर 200 मीटर, फिर 100 और 50 मीटर का ही फासला रह गया था। जैसे ही चीनी करीब 30 मीटर की दूरी पे पहुंचे, मेजर शैतान सिंह बोले, सारा बारूद इनके सीने में दाग दो, फायर! 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने चीनियों की लाशों के ढेर लगा दिए। चीनी ऐसे गिर रहे थे जैसे रेत से भरी बोरियां। चाइनीज आर्मी के बहुत से सिपाही वापस भागते हुए भी नजर आए। वहां पे सिर्फ चीखें और गोलियों की आवाज आ रही थी, पर वो 2500 थे और हम 120। चाइनीज आर्मी ने करीब 7 से 8 बार हम पर हमला किया और चारों तरफ सिर्फ खून नजर आ रहा था। वो बर्फ खून से सन चुकी थी। जहां हमारे 100 जवान शहीद हो गए थे, वहीं चीनियों की 1000 से ज्यादा लाशें गिरी पड़ी हुई थीं। ऐसे में मेजर शैतान सिंह भाटी अपने बचे हुए सैनिकों के पास जा जाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। फिर एक मशीन गन फायर में उन्हें भी गोलियां लग जाती हैं, पर वो अपनी चिंता किए बिना लड़ते जाते हैं और कुछ और चीनियों को मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, चाइना के 2500 सैनिकों की वो टुकड़ी बहुत तैयारी के साथ आई थी, पर कुछ ही देर के बाद हमारे सैनिकों के गोलियां और बारूद ख़त्म हो गए, तो उन्होंने अपनी राइफल्स को अपना हथियार बना लिया और राइफल्स से लड़े। जब राइफलें टूट गईं, तो उन्होंने पत्थर उठा के चाइनीज़ के साथ लड़ना शुरू कर दिया, और जब पत्थर भी नहीं मिले तो अपने नंगे हाथों से उन्होंने चाइनीज़ के साथ लड़ाई करी। कोई भागा नहीं, किसी ने अपनी पीठ नहीं दिखाई, बस लड़ते रहे और लड़ते रहे। मेजर भाटी, जिन्हें कई गोलियां लग चुकी थीं, अब तक काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और उनका बहुत खून भी बह चुका था। ऐसे में उनके 2 जवान उन्हें थोड़ा नीचाई पे एक चट्टान के पीछे ले जाते हैं। दोस्तों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक कमांडिंग ऑफिसर अपनी पलटन के लिए अपने बाप या बड़े भाई की तरह होता है। भारतीय सेना में वो आगे से नेतृत्व करता है। जी हाँ, द ऑफिसर ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और पहली गोली भी अपने सीने पर ही लेता है। कुछ देर के बाद मेजर शैतान सिंह भाटी वीरगति को प्राप्त हो गए और उनके जवानों ने उनके शव को बर्फ से ढक दिया। वो नहीं चाहते थे कि चीनियों को पता लगे कि उनका कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गया है। कुछ देर के बाद चीनियों का आक्रमण बंद हो जाता है। तब तक 114 भारत माँ के सपूत अपनी माँ की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर चुके थे। 114 बेटे वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। अब वो बर्फीली हवा भी थम सी गई थी, मानो अपने लाडलों की वीरता को देखकर वो घाटी भी सुन्न सी पड़ गई थी। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इंडियन आर्मी के कुछ जवान जो बच गए थे, उन्हें चाइनीज़ अपने साथ प्रिजनर ऑफ वॉर बना के ले जाते हैं, पर मौका देखते ही ये जवान चीनियों के चंगुल से छूटकर भाग जाते हैं। भागते इसलिए नहीं है क्योंकि वो डर गए थे, भागते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी पीठ दिखानी थी, पर इसलिए भागे ताकि चीनियों की सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रिगेड को दे सकें और 18 नवंबर को वहाँ क्या हुआ था
उसका पूरा ब्यौरा इंडियन आर्मी कमांड को और अपनी ब्रिगेड कमांड को दे सकें। पहले तो आर्मी कमांड उनकी बात को मानने से ही इनकार कर देती है। वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि 120 सैनिक कैसे 2500 चीनियों से लड़ सकते हैं। 120 सैनिकों ने कैसे 1000 से ज़्यादा चाइनीज़ को मौत के घाट उतार दिया। फिर आर्मी कमांड इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जो कुछ हफ्तों के बाद रिजांगला वापस जाती है। जब वो इन्वेस्टिगेशन टीम रिजांगला की पोस्ट पे पहुंचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। वो देखते हैं कि 114 भारतीय सेना के सैनिक वहीं बर्फ में दफन थे। बहुतों के तो हथियार भी उनके हाथ में थे या उनके पास पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़ने को अभी भी तैयार हैं। कुछ ही दूर उन्हें मेजर शैतान सिंह का भी पार्थिव शरीर मिलता है और आसपास मिलती हैं चाइनीज़ आर्मी की बहुत सारी लाशें। जब उनकी गिनती करी जाती है तो करीब 1300 चाइनीज़ सोल्जर्स की लाशें वहाँ मिलती हैं। हमारे 120 सैनिक जिन्होंने 1300 चीनियों को उस खूनी रात मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय सेना के उन 114 जवानों के शवों को फिर चुशूल ले जाया जाता है, जहां पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और वहीं बनाया जाता है उन वीरों की याद में एक वॉर मेमोरियल, जिसे अहीर धाम का नाम दिया गया। दोस्तों, ये कहानी है वीरता की, ये कहानी है शौर्य की, ये कहानी है मातृभूमि पर मर मिटने की, ये कहानी है आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक और आखिरी गोली तक लड़ने की। Yes, this is the story of the best last stand that made the Chinese retreat. And yes, this is the story of the biggest sacrifice that a man can make for his beloved country. दोस्तों, अपने घर बार और परिवार को पीछे रख अपने देश के लिए लड़ना और अपनी जान देना, इससे बढ़कर कोई बलिदान भला हो सकता है? इस लड़ाई को, जिसे बैटल ऑफ रिजांगला भी कहा जाता है, इसके कुछ दिनों बाद ही चाइनीज़ और भारत के बीच सीज फायर हो गया और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। तो दोस्तों, ये थी कुमाऊं रेजिमेंट के 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के उन 120 सैनिकों की वीरता की एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई। ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।